वेलकम टू एमएच एजुकेशन। आज से क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की बुक हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम आज पहला चैप्टर कवर करेंगे, जिसका नाम इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। इस परिचय चैप्टर को अगर पूरा नहीं हो सकेगा तो हम पार्ट्स में डिवाइड करके आगे बढ़ाएंगे। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन यानी परिचय। इसमें हमने कुछ पैराग्राफ्स को हाईलाइट किया हुआ है। जिनको हाईलाइट किया हुआ है वो नोट्स की तरह काम में लिए जा सकते हैं। यही नोट्स समझ लीजिएगा। देखिए बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। स्टडिंग दिस चैप्टर शुड एबल यू टू। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आप समझने में क्या समर्थ होंगे वो बताया गया है। कुछ पॉइंट्स देखेंगे। नो व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक इज अबाउट। इकोनॉमिक्स जो है वो सब्जेक्ट किसके बारे में है। और साथ ही में हम समझेंगे अंडरस्टैंड हाउ इकोनॉमिक्स इज लिंक्ड विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हम समझेंगे कि इकोनॉमिक्स का जो संबंध है, इसके स्टडी का जो संबंध है दूसरी एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जैसे कंजप्शन हो गया, प्रोडक्शन हो गया और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यानी कि उपभोग, उत्पादन और वितरण। इनको समझेंगे। अंडरस्टैंड व्हाई नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन हेल्प इन डिस्क्राइबिंग कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हम ये भी जानने वाले हैं कि हमें नॉलेज क्यों चाहिए, हमें नॉलेज इसको स्टैटिस्टिक्स से समझना क्यों ज़रूरी है और ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्क्राइब करता है कंजप्शन को, प्रोडक्शन को और डिस्ट्रीब्यूशन को। साथ ही वो समझेंगे लर्न अबाउट द सम यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हम समझेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है इनमें स्टैटिस्टिक्स का क्या यूज़ होता है, क्या 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 काम में आती है स्टैटिस्टिक्स। वाई इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स का अध्ययन क्यों किया जाए। You have perhaps already had economics as a subject for your earlier classes at school. इन्होंने बताया है कि शायद आपने 11th क्लास के पहले वाली क्लासेस, जो क्लासें आपने कवर करी है, जैसे 9th क्लास या 10th क्लास, उसमें आपने थोड़ी बहुत जानकारी ले ली होगी इकोनॉमिक्स के बारे में। अब हम यहाँ से थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। You might have been told this subject is mainly around what Alfred Marshall, one of the founders of modern economics, called the study of man in the ordinary business of life. Let us understand what that means. तो आपने ये जान लिया होगा कि अल्फ्रेड मार्शल के बारे में सुना होगा आपने, जो कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स के वन ऑफ द फाउंडर हैं। हालांकि और भी फाउंडर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनमें से एक फाउंडर जिनका नाम अल्फ्रेड मार्शल है। इन्होंने कहा है, इन्होंने कथन दिया है, और इन्होंने कथन क्या कहा है, द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या होता है, चलिए हम आगे समझते हैं। When you buy goods, you may want to satisfy your own personal needs or those of your family or those of any other person to whom you want to make a gift. You are called a consumer. तो इन्होंने बताया है कि कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि एक उपभोक्ता कौन होता है। जब आप सामानों को खरीदते हैं, या तो अपनी खुद की संतुष्टि के लिए, या अपने परिवार के किसी मेंबर के लिए, या फिर आप किसी को गिफ्ट करना चाहें, यानी अपनी संतुष्टि के लिए अगर आप कोई गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो आप कंज्यूमर कहलाएंगे। इन्होंने ये बताया है कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप पूछा जा सकता है कंज्यूमर की डेफिनेशन बताइए, तो आपको आना चाहिए। हम आगे देखने वाले हैं। When you sell goods to make a profit for yourself, you may be a shopkeeper, you are called a seller. इन्होंने बताया है कि सेलर की डेफिनेशन क्या होती है। जब आप सामानों को अपने मुनाफे के लिए, अपने फायदे के लिए बेचते हो, आप एक दुकानदार हो सकते हैं, तो आपको सेलर कहा जाएगा, यानी विक्रेता कहा जाएगा। When you produce goods, you may be a farmer or a manufacturing company or provide services. You may
बी ए डॉक्टर, पोर्टर, टैक्सी ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स, यू आर कॉल्ड ए प्रोड्यूसर। तो इन्होंने बताया है कि प्रोड्यूसर कौन होता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, जैसे किसान प्रोड्यूस करता है, और हो सकता है आप सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हो, और आप क्या हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, पोर्टर हो सकते हैं, टैक्सी ड्राइवर हो सकते हैं, या फिर गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते होंगे। तो आपको क्या कहा जाएगा, आपको प्रोड्यूसर कहा जाएगा। इस तरीके से हम आगे देखते हैं। When you are in a job working for some other person and you get paid for it, you may be employed by somebody who pay you wages or a salary. You are called an employee. आप एक जॉब में हो सकते हैं, या फिर आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम कर रहे होंगे, जिसके लिए आपको क्या बदले में पेमेंट मिलता है, आपको भुगतान किया जाता है, और या आपको सैलरी या फिर मजदूरी वगैरह मिलती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको एम्प्लॉय कहते हैं, यानी कर्मचारी कहते हैं। उसको काम करने वाले व्यक्ति को कर्मचारी कहा जाता है। When you employ somebody giving them a wage, you are an employer. जब आप किसी को पैसा देते हैं, अभी आपने क्या देखा, आप किसी से पैसा लेके काम करते हो उसके लिए, लेकिन अब यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि जब आप किसी के लिए मतलब काम नहीं करके आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, उसको मजदूरी दे रहे हैं, तो आपको क्या कहा जाएगा, आपको एम्प्लॉयर कहा जाएगा, या आपको नियोक्ता कहा जाएगा। साथ ही में हम आगे देखते हैं। In all these cases, you will be called gainfully employed in an economic activity. Economic activities are one that are undertaken for a monetary gain. This is what economists mean by ordinary business of life. तो हमने जब शुरू किया था तो हमने जाना था कि ordinary business of life क्या होता है। ये जो कथन दिया था, आपको पता होना चाहिए, ये जो स्टेटमेंट दिया था, ये था स्टेटमेंट अल्फ्रेड मार्शल का, जो कि वन ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स हैं। तो इन सभी केसेस में जो कि हमने भी पढ़ा है, कंज्यूमर क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, इस तरीके से एम्प्लॉयर वगैरह हमने जो पढ़े हैं, ये सभी जो गतिविधियां हैं, ये सभी गतिविधियां किसके लिए की जाती है, मुनाफे के लिए की जाती है, फायदे के लिए की जाती हैं। इकोनॉमिक में ये सभी एक्टिविटियां जो हैं, हम गेन के लिए करते हैं, प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो इसी से तात्पर्य लिया जाता है, इकोनॉमिस्ट जो तात्पर्य लेते हैं उनका मतलब यही होता है कि ऑर्डिनरी और बिजनेस ऑफ लाइफ क्या होता है। अब हम देखने वाले कुछ एक्टिविटीज आपको बता दी गई हैं, तो ये एक्टिविटीज आपको करनी है। लिस्ट डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, वुड यू कॉल देम इकोनॉमिक एक्टिविटीज, गिव रीजंस। आपको बताया गया है कि आपके परिवार में जो सदस्य हैं, उन सदस्यों के अलग अलग जो काम होते हैं, उन कामों की आपको लिस्ट बनाना है, और आप उन एक्टिविटीज़ को जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे या नहीं कहेंगे, अगर किसी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे तो क्यों कहेंगे, आपको वजह बतानी है, रीज़न देना है। इस तरीके से आपको एक टास्क और दिया गया है। ये टास्क ये है, डू यू कंसिडर योर सेल्फ ए कंज्यूमर, वाई। क्या आप अपने आप को भी कंज्यूमर कहते हैं, यानी उपभोक्ता कहते हैं? अगर कह सकते हैं तो कैसे कह सकते हैं, आपको रीज़न बताना है, वजह बतानी है, कारण बताना है। हम आगे देखते हैं। वी कैन नॉट गेट समथिंग फॉर नथिंग, यानी कुछ अगर हम प्राप्त नहीं करते हैं, यानी हमने कुछ काम किया, हमें कुछ मिलता नहीं है। इफ यू एवर हर्ड द स्टोरी ऑफ अलादीन एंड हिज मैजिक लैम्प, यू वुड एग्री दैट अलादीन वॉज ए लकी गाय। Whenever and whatever he wanted, he just had to rub his magic lamp and a genie appeared to fulfill his wish. When he wanted a palace to live in, the genie instantly made one for him. When he wanted expensive gifts to bring to the king, when asking for his daughter's hand, he got them at the bat of an eyelid. आपने शायद अलादीन की और उसके मैजिक लैम्प की कहानी सुनी होगी। आप इस बात से एग्री हो सकेंगे कि वह एक किस्मत वाला बंदा था। वो जब कभी और जो कुछ चाहता था, उसको केवल मैजिक लैम्प को रगड़ना रहता था, और एक जिनी आता और उसकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देता था। अगर वो चाहता कि वो एक महल में रहे, तो जिनी उसके लिए जल्दी से ही महल बना देता था, और जब वो चाहता था कि वह राजा को बहुत सारे गिफ्ट दे ताकि उसकी बेटी का हाथ ले सके, तो पलक झपकते से ही वो जिनी
जो कि चिराग से निकलता था, जादू चिराग से निकलता था, उसकी सारी विश पूरी कर देता था। नाउ सी द नेक्स्ट इन राइट हैंड साइड पैराग्राफ। In real life, we cannot be as lucky as Aladdin. Though, like him, we have unlimited wants. We do not have a magic lamp. Take, for example, the pocket money that you get to spend. If you had more of it, then you could have purchased almost all the things you wanted. But since your pocket money is limited, you have to choose only those things that you want the most. This is a basic teaching of economics. लेकिन अगर हम वास्तविक ज़िंदगी की बात करें तो असली ज़िंदगी में ऐसा कुछ होता नहीं है, अलादीन के जैसा कोई लकी आदमी हो ही नहीं सकता। हालांकि हमारी इच्छाएं तो काफ़ी अनलिमिटेड हैं, असीमित हैं, लेकिन हमारे पास में मैजिक लैंप नहीं है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं आपके पॉकेट मनी का, जो कि आपको खर्च करने के लिए मिलती है। अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा है तो आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन आपके पास में पॉकेट मनी जो है लिमिटेड है, तो आपको उन्हीं चीज़ों को खरीदना पड़ेगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन चीज़ों की। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को बेसिक टीचिंग कहते हैं इकोनॉमिक्स की। ये इकोनॉमिक्स की बेसिक टीचिंग्स है। अब यहाँ पर आपको एक गतिविधि फिर से दी गई है, एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी को करने की कोशिश कीजिएगा। कैन यू थिंक फॉर योर सेल्फ फॉर सम अदर एग्जाम्पल्स वेयर ए पर्सन विथ ए गिवन इनकम has to choose which things and in what quantities he or she can buy at the prices that are being charged, called the current prices. इन्होंने बताया है कि आपको सोचना है, खुद से सोचना है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेने, उन व्यक्तियों के भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो जो कि चीज़ों को चुनते हैं, उन मात्राओं को चुनते हैं जिनसे कि वो अपने पास जो पैसा अवेलेबल है उस पैसे से जो मार्केट में प्राइस करंट में चल रही है उसके मुताबिक अपनी चीज़ों को खरीद सकें। एक क्वेश्चन आपको और दिया गया है, व्हाट विल हैपन इफ द करंट प्राइसेस गो अप। अब इनसे पूछ लिया गया है आपसे कि अगर क्या होगा यदि मार्केट की जो प्राइसेस अभी चल रही है वो कीमतें अगर बढ़ जाती हैं, तो इस केस में क्या हो सकता है। अब आपको पता होना चाहिए एक बात, स्कैरसिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जो स्कैरसिटी है यानी कि जो कमी है, वो रूट है, वो जड़ है। इकोनॉमिक की जो प्रॉब्लम होती, इनकी समस्याओं को अगर हम देखें तो उसकी जड़ क्या है, स्कैरसिटी यानी कि कमी, किसी चीज़ में कमी होना। Had there been no scarcity, there would have been no economic problem, and you would not have studied economics either. In our daily life, we face various forms of scarcity. The long queues at railway booking counters, crowded buses and trains, shortage of essential commodities, the rush to get ticket to watch a new film, etc., are all manifestations of scarcity. We face scarcity because the things that satisfy our wants are limited in availability. Can you think of some more instances of scarcity? यानी इन्होंने बताया है कि इकोनॉमिक की जो प्रॉब्लम होती है उसकी मेन जड़ क्या होती है, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब किसी चीज़ की शॉर्टेज, कमी। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि स्कैरसिटी के बिना अगर यह समस्या होती ही नहीं, यानी स्कैरसिटी अगर इकोनॉमिक्स में होती ही नहीं, तो शायद हम इकोनॉमिक्स का अध्ययन कर भी नहीं रहे होते। हमारी डेली लाइफ में भी हम बहुत सारी चीज़ों में स्कैरसिटी देखते हैं। जैसे हम बात करें रेलवे स्टेशन पर, हम देखें तो लंबी लंबी कतारें लगी होती है बुकिंग काउंटर पर। साथ ही में हम देखते हैं कि बसें जो भरी हुई, बसों में भीड़ भरी हुई है, या ट्रेन्स वगैरह जो हैं, रेलगाड़ियाँ हैं, उनमें भी काफ़ी भीड़ हम देख सकते हैं। साथ ही में हम देखेंगे कि जो हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ है, यानी बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनकी भी हमें काफ़ी शॉर्टेज देखने को मिलती हैं। और साथ ही में हम देखते हैं कि लोग न्यू फिल्म कोई अगर रिलीज़ हुई है तो उसको देखने के लिए भी भागम-भाग करते हैं टिकट लेने के लिए। तो ये सभी जो बताती हैं, सभी चीज़ें इंगित करती हैं, किन चीज़ों को इंगित करती हैं, स्केर्सिटी को इंगित करती हैं। हमें स्केर्सिटी का सामना करना पड़ता है क्योंकि जो चीज़ें हमें सैटिस्फाई करती हैं और जो हम चाहते हैं, उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम है, वो काफ़ी कम मात्रा में है। तो जैसा कि हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे ऊपर, उसी के तरीके से क्या आप भी कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं कि स्केर्सिटी के एग्जाम्पल क्या-क्या हैं? The sources which the producers have are limited and
also have alternative uses. Take the case of food that you eat every day. It satisfies your want of nourishment. Farmers employed in agriculture raise crops that produce your food. At any point of time, the resources in agriculture like land, labor, water, fertilizer, etc. are given. All those resources have alternative uses. The same resources can be used in the production of non-food crops such as rubber, cotton, jute, etc. Thus, alternative uses of resources given rise to the problem of choice between different commodities that can be produced by those resources. जो रिसोर्सेज प्रोड्यूसर हम देखते हैं उनके पास में लिमिटेड होते हैं, यानी रिसोर्सेज जो होते हैं प्रोड्यूस करने के वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं और उनके यूजेज भी काफ़ी हो सकते हैं, विभिन्न विभिन्न यूज हो सकते हैं। हम एक केस लेते हैं फूड का, जो कि आप हम रोज़ाना खाते हो, ये सेटिस्फाई करता है आपकी नॉरिशमेंट को। फार्मर एम्प्लॉय होते हैं जो कि एग्रीकल्चर में वो प्रोड्यूस करते हैं फूड को। अगर हम किसी पॉइंट के टाइम की बात करें या रिसोर्स की बात करें एग्रीकल्चर में, जैसे कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, वाटर हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, ये सभी उनको दे दिए जाते हैं। ये सभी जो रिसोर्सेज होते हैं इनके भी अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। तो ये सेम जो रिसोर्सेज होते हैं इनको हम प्रोडक्शन में भी कर सकते हैं और नॉन प्रोडक्शन में भी कर सकते हैं। अब नॉन प्रोडक्शन की बात करें, मतलब नॉन प्रोडक्शन की बात करें, ऐसी ऐसी क्रॉप जो खाने में नहीं आती। एक तो होती है खाद्यान्न फसलें, एक होती है कैश क्रॉप्स जिनमें हम शामिल करते हैं रबर, कॉटन, जूट एटसेट्रा। ये सभी क्या है, कैश क्रॉप्स हैं, क्योंकि ये खाद्यान्न फसलें नहीं है। खाद्यान्न फसलें वो होती है जो खाने में काम में ली जाती हैं, ये सभी कैश क्रॉप्स हैं। तो इनके भी क्या क्या होते हैं, अल्टरनेटिव चीज़ें होते हैं। तो इसी से क्या होती है कि हमें कमोडिटीज़ की चॉइस की समस्या सामने आती है, यानी जो प्रोड्यूस किया गया है आइटम, उस प्रोड्यूस आइटम को जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है हम उसी को पहले काम में वरीयता देंगे, उसको काम में ज़्यादा देंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटी दे रखी है, आप शायद पहचानने की कोशिश कीजिए आपको क्या दिया हुआ दिखेगा। आइडेंटिफाई योर वांट्स, हाउ मेनी ऑफ देम कैन यू फुलफिल, हाउ मेनी ऑफ देम आर अनफुलफिल्ड, व्हाई यू आर अनेबल टू फुलफिल देम। अपनी आपकी जो जितने भी वांट्स है, आपकी जितनी आवश्यकता हैं, उन आवश्यकताओं को आइडेंटिफाई कीजिए, उन पर पहचान कीजिए। इनमें से आपको जो आवश्यकताएं पूरी कर सकते हो वो आवश्यकताएं क्या क्या हैं। बहुत सारी आपकी आवश्यकता है जो अनफुलफिल्ड रह जाती है, इनमें से कितनी आपकी आवश्यकताएं अनफुलफिल्ड रह जाती हैं, तो आप इनको अनेबल क्यों हो फुलफिल करने में, यानी इनको पूरा क्यों नहीं कर पाते हो। ये एक्टिविटी आपको लिए दे रखी है। What are the different kinds of scarcity that you face in your daily life? Identify their causes. आपकी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि आपकी डेली लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ों को जिनकी कमी होती है उन कमियों को आप सामना करते हो। तो इनकी क्या क्या वजह हैं जिनकी आप जो हैं कमी महसूस करते हो। कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उपभोग, उत्पादन और वितरण, हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। If you thought about it, you might have realized that economics involve the study of men engaged in economic activities of various kinds. For this, you need to know reliable facts about all the diverse economic activities like production, consumption and distribution. हमें यहाँ पर देखना होगा, आपने सोचा होगा कि शायद आपने महसूस भी किया होगा कि जो हम इकोनॉमिक जो अध्ययन करते हैं इसमें इन्वॉल्व होता है, इनमें मेन एंगेज्ड होता है जो कि बहुत सारी वेरियस एक्टिविटीज़ को करता है। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि उन फैक्टों को जानना पड़ेगा जो कि इकोनॉमिक में डाइवर्स होते हैं, यानी जिनमें विविधता होती हैं। अब विविधता किन में होती हैं, जैसे कि प्रोडक्शन की एक्टिविटी हो गई, कंजप्शन की एक्टिविटी हो गई और डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी हो गई। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स इज ऑफन डिस्कस इन 3 पार्ट्स, कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स को कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उपभोग, उत्पादन और वितरण। We want to know how the consumer decides given his income and many alternative goods to choose from. What to buy when he knows the prices. This is the study of consumption. तो consumption क्या होता है? कंजप्शन वो होता है कि अगर कंज्यूमर डिसाइड करता है जो उनकी इनकम है
और जो गुड्स अवेलेबल है और उसके भी अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, यानी एक ही उत्पाद के अनेकों उपयोग हो सकते हैं। और वो जानता है कि उसकी प्राइस क्या है मार्केट में, यानी वो किसको वरीयता दें। इन सभी का अध्ययन ही क्या कहलाता है? कंजप्शन कहलाता है, यानी कि हम देखते हैं उपभोग का अध्ययन कहलाता है। आगे हम पढ़ेंगे, we also want to know how the producer similarly chooses what he how to produce for the market. This is the study of production. तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो प्रोड्यूसर होता है इस तरीके से क्या प्रोड्यूस करे मार्केट में, यानी मार्केट में किन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड है, उसके मुताबिक अगर वो प्रोडक्शन करेगा। ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि उसको फ़ायदा ज़्यादा हो सके, उसको लाभ ज़्यादा मिल सके। तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है? इसका अध्ययन कहलाता है प्रोडक्शन। फाइनली हम जानेंगे, we want to know how the national income or the total income arising from what has been produced in the country, called the gross domestic product or GDP in short, is distributed through wages and salaries, profits and interest. We will leave aside here income from international trade and investment. This is the study of distribution. हम जानेंगे कि स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो हम जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय आय कितनी है, कैसी है, और टोटल इनकम कैसी है। यानी मार्केट में अभी हम देख रहे हैं कि जो प्रोडक्शन है, जो जो प्रोड्यूस हुआ है कंट्री में, इसको हम क्या कह सकते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी कह सकते हैं कि जीडीपी कितनी बढ़ी हुई है। इसका वितरण किस तरीके से किया जाएगा, जिसमें हम देखेंगे जो वेजेज है, या हम सैलरी को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, या फिर हमारा जो प्रॉफिट है या इंटरेस्ट है, यानी कि मुनाफा यानी कि फ़ायदा या इंटरेस्ट, इसमें हम क्या करेंगे? इसको हम असाइड करेंगे, जिसके अंदर हम इंटरनेशनल ट्रेड को शामिल नहीं करेंगे, और इन्वेस्टमेंट जो हमने किया है उसको असाइड कर देंगे, उसको शामिल इसमें नहीं किया जाएगा। इसको हम क्या कहने वाले हैं? इसको हम कहने वाले हैं द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वितरण का अध्ययन इसको हम कहेंगे। बिसाइड्स दीज थ्री कन्वेंशनल divisions of the study of economics about which we want to know all the facts, modern economics has to include some of the basic problems facing the country for special studies. इन सभी के अलावा जो कि हमने अभी तीन चीज़ें देखी हैं, हमने अपनी सुविधा के अनुसार इनको तीन चीज़ों में बांट दिया है, यानी हमने इकोनॉमिक्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया है। अभी हमने आप देखा है कंजप्शन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। हम देखेंगे तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो फैक्ट हैं कुछ, जैसे मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं, इसके पास में कुछ और भी समस्याएं सामने आती हैं इसके अध्ययन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट वांट टू नो व्हाई और to what extent some households in society have the capacity to earn much more than others. You may want to know how many people in the country are really poor, how many are middle class, how many are really relatively rich and so on. उदाहरण के लिए हम ये जानना चाहेंगे कि हम देखते हैं कि किसी किसी घर में किसी घर में या फिर समाज में हम देखते हैं कि वो ज़्यादा कमाते हैं दूसरों की तुलना में। या हम ये भी जानना चाहते हैं कि कंट्री में वास्तव में बहुत सारे लोग गरीब होते हैं या मिडिल क्लास होते हैं, या फिर कोई व्यक्ति तुलनात्मक रूप से देखें तो वो अमीर भी होते हैं। इस तरीके से अगर हम देखें तो यू यू मे वांट टू नो हाउ मेनी आर इलिटरेट हु विल नॉट गेट जॉब रिक्वायरिंग एजुकेशन, हाउ मेनी आर हाईली एजुकेटेड एंड विल हैव द बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड सो ऑन। तो आप ये जानना चाह सकते हो कि बहुत सारे व्यक्ति इलिटरेट हैं जिनको जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है। उनमें से कितने व्यक्ति जो हैं एजुकेटेड हैं ताकि उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी अच्छी सारी मिल सके। इन अदर वर्ड्स, यू मे वांट टू नो मोर फैक्ट्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स दैट वुड आंसर क्वेश्चंस। मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें दूसरे शब्दों में हम कहें तो आप उन फैक्ट्स को नंबर में जानना चाहेंगे जिनका आप नंबर में आंसर लोगे। अबाउट पॉवर्टी एंड disparity in society. If you do not like the continuance of poverty and growth disparity and want to do something about the ills of society, you will need to know the fact about all the things before you want to ask the appropriate action by the government. If you know the facts, it may also be possible to plan your own life better. यानी अगर आप चाहें इनके बारे में अगर आप जानकारी जुटा लें
तो आप अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं। यू हेयर अप, अगर आप सुनते हैं, सम ऑफ यू में इवन हैव एक्सपीरियंस, आपने कुछ सुना भी होगा। जैसे कुछ डिजास्टर्स होती हैं, यानी कि आपदाएं होती हैं, लाइक सुनामी, अर्थक्वेक, द बर्ड फ्लू, डेंजर्स थ्रेटनिंग ऑफ आवर कंट्री एंड सो ऑन, दैट अफेक्ट मेंस ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इनॉर्मसली। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ को अफेक्ट करने वाले कुछ जो वजह हैं, कारण हैं, या डिजास्टर्स के नेम बताने हैं आपको, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। सुनामी है, अर्थक्वेक है यानी भूकंप है, बर्ड फ्लू, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कंट्री को थ्रेटन करती हैं, ठीक है, और ये अफेक्ट भी करती है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ को। Economists can look at these things provided they know how to collect and put together the facts about what the disaster cost systematically and correctly. You may perhaps think about it and ask yourself whether it is right that modern economics how include learning the basic skills involved in making useful studies for measuring poverty, how incomes are distributed, how earning opportunities are related to your education, how environmental disasters affect our lives and so on. जो इकोनॉमिक्स होते हैं, जो इकोनॉमिस्ट्स होते हैं यानी कि अर्थशास्त्री होते हैं, ये इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह देख सकते हैं यदि इन सभी को एक साथ मिला करके देखें कि डिजास्टर जो हैं इनकी कॉस्ट कितनी है, मतलब इनका कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन सही तरीके से कर सकें, तो शायद आप सोच सको कि हम जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं इसमें इन लर्निंग स्किल जो है इनको इन्वॉल्व कर सकें, ताकि इसकी जो पॉवर्टी जो है उसको मेजर सही तरीके से कर सकें और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से कर सकें, और जो अर्निंग की अपॉर्चुनिटी से उनके एजुकेशन के मुताबिक उनको मिल सके। तो ये सभी चीज़ें जो है एनवायरमेंटल डिजास्टर है, इनको अफेक्ट लाइफ में जो हुआ है इन सभी का वो आकलन कर सके कि किस तरीके से जो एनवायरमेंटल डिजास्टर है अफेक्ट करती है हमारी लाइफ को, इनके बारे में जाना जा सके। Obviously, if you think along these lines, you will also appreciate why we needed statistics, which is the study of numbers relating to selected facts in a systematic form to be added to all modern courses of modern economics. स्पष्ट तरीके से अगर आप सोचें इन सभी के बारे में तो आप प्रशंसा करेंगे कि हमें स्टेटिस्टिक्स की अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमें क्यों जरूरत पड़ती है स्टेटिस्टिक्स की, जो कि नंबर से संबंधित है, जो कि कुछ सिस्टमेटिकली जो फैक्ट हैं वो बताते हैं, जो कि हमारे आज के मॉडर्न कोर्स में जो इकोनॉमिक्स का मॉडर्न कोर्स है इसमें शामिल इसको किया जाता है। किसको हम किसकी बात कर रहे हैं, हम स्टेटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, जिसको कि वर्तमान में हमारे अध्ययन में इसको शामिल किया जाना है। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और इसको हम इसके अगले पार्ट में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। इसका हम दूसरा भाग बहुत जल्दी लाने की कोशिश करेंगे, अगर हमें आपका सहयोग रहा, अगर हमें पॉजिटिव फीडबैक मिला है तो हम इसको और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।